जिस दिन मानवता का परिचय दाढ़ी मूछ और कलर ऑफ हेयर से होगी, आप समझ लीजिए मानवता उस दिन संसार होगी। ये पहली घटना नहीं है जो आप बता रहे हैं। मैं गौतम बुद्ध नगर में रहता हूँ और आज से 2 साल पहले एक शादी का ऐसे कार्यक्रम था। उसी गांव की बेटी और बारात आ रही थी और गांव के पक्ष के लोगों ने दूल्हे के पक्ष के लोगों को जम के लाठियों से पिटाई की, केवल इसलिए कि घुड़चढ़ी हो रही थी। ऐसे ही एक हादसा अपना अलीगढ़ में भी देखा होगा। देखिए, शैतानों का वास भी इंसानों के रूप में ही होता है। पहली बात, आज भी लोग निष्ठा का परिचय दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मानवता खत्म हो जाएगी। और आपने एक वीडियो और भी देखा होगा कि जिस व्यक्ति ने ये कुकृत्य किया था, उसके बाद कितने ही लोगों की भीड़ ने उसके घर के सामने प्रदर्शन भी किया है। तो कहीं एक व्यक्ति के अगर आप नाक रगड़ना चाहो और एक व्यक्ति के लिए पूरा समाज उठ के आता है, तो शायद जीत उसी व्यक्ति की होती है। लेकिन ये कुकृत्य है और इसके लिए तो आप जितनी भी मतलब सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई का एक प्रावधान होना चाहिए। आप एक आदमी के साथ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का टॉलरेशन बिहेवियर दिखा रहे हैं, तो आप जैसे कोई एक्ट की बात करते हैं तो ये तो कंडेमनेबल एक्ट है। अगर आप किसी के साथ इस तरीके के करते हैं कि मंदिर के फर्श पे या मस्जिद के पास या किसी भी जगह में, किसी भी पवित्र स्थल में आप एक अन्य जाति के, अन्य धर्म के किसी भी व्यक्ति को केवल एक आत्मकुंठा के हिसाब से परेशान करते हैं, तो मेरे ख्याल से कठोर दंड होना चाहिए। ऐसे लोगों को आप सुधार सकते हैं। मेरी बात सुनिएगा बहुत अच्छे से। अगर आप कठोर दंड देंगे तो आप 2 को कठोर दंड दे दीजिए और सामूहिक दंड दीजिए पब्लिक के आगे, तो शायद अगले जितने लोगों के जहन में ऐसे गंदगी करने की हिम्मत होगी ना, वो गंदगी भी अपने आप खत्म होगी। जी सर, आपकी तो बड़ी शानदार मूंछें हैं, क्या आपको कोई परेशान करता है क्या? देखिए, मूंछों का सिलसिला तो हमने किसान आंदोलन से देखा था, क्योंकि मेरे केस जो है वो संकल्पित हैं। मैंने संकल्प लिया था केस के लिए। जब दाढ़ी बढ़ी तो हमें भी खालिस्तानी बोल दिया गया। ठीक है जी। अब मूंछें अपनी जगह है, वजन ज़्यादा होगी तो नीचे की ओर भी हो सकती है, लेकिन जिस मोर्चे पे हमसे मिलना हो वो शौक से मिले। लेकिन मैं अपनी मूंछों में ताव किसी को दिखाने के लिए नहीं दूंगा। पहली बात, ये अपनी खुद के शौक हैं। अगर मेरी पर्सनैलिटी पे मेरी मूंछें अच्छी रखती है तो मैं रखूंगा, कल को लगे नहीं रखना है नहीं रखूंगा। लेकिन इसमें किसी अन्य व्यक्ति को कतई भी अधिकार नहीं है कि वो मेरे मूंछों पे, मेरी दाढ़ी पे, या मेरा भी कोई अधिकार नहीं है कि मैं अन्य किसी व्यक्ति के पहनावे पे, वेशभूषा पे, दाढ़ी पे या चश्मा पहनने के ऊपर भी कोई टिप्पणी करूं। जी। तो फिर जितेंद्र मेघवाल की हत्या क्यों कर दी गई सर? देखिए, जितेंद्र मेघवाल की हत्या, इससे पहले भी अन्य बहुत सारी आपको ऐसे घटना मिलेंगे जो कुकृत्य हैं। लोगों को आज भी ये लगता है कि वो सबसे बड़े हैं, और जिन लोगों को ये लगता है कि जाति विशेष होकर आप बड़े होंगे, तो मेरे ख्याल से हमें तो गीता में भी एक ही बात पढ़ा, महात्मा बुद्ध ने भी, कि कर्म से लोग बड़े होते हैं। आप कर्म ऐसा कीजिए, लोग अपने आप आपको बड़ा मान लेंगे। लेकिन जिन लोगों को ये फीलिंग नहीं है या जिन लोगों की भावना नहीं है, ऐसे भी लोग आजकल हमारे बीच हैं। तो इन्हीं को तो क्रिमिनल्स बोलते हैं। और किनको क्रिमिनल्स बोलते हैं? सर, आपने कहा कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो, तो इसका मतलब दलितों को मारा जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं बोलूँगा कि प्रधानमंत्री जी तो आप बनारस में देखेंगे दलितों के पैर धो लेते हैं, बराबर। लेकिन ये वही प्रधानमंत्री हैं, जब सफाई कर्मचारियों की बात आती है, जब इन्होंने बोला था कि 50 लाख रुपए का बीमा हम करके देंगे कोविड काल में, माननीय प्रधानमंत्री ने दे दिया क्या? देखिए, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, पत्रकार महोदय, इनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और कोई एक पॉलिटिशियन इससे छूटा नहीं है और कोई भी एक पार्टी इससे अलग नहीं है। सब मौसेरे भाई। जी। लेकिन सर, आप लगातार आवाज उठाते हैं हर मुद्दे पर, लेकिन जितेंद्र मेघवाल पे आप भी चुप रहे। देखिए, पहले बात तो मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा कि मैं चुप नहीं रहा। संजोग बस 2 बातें हैं। जब यहाँ पे कश्मीर फाइल रिलीज हुई थी, पत्रकार महोदय आप तो दिल्ली में थे, लेकिन मैं अगले ही दिन चला गया था कश्मीर। वहाँ मुझे भी काफ़ी परेशानियाँ हुई। ये कोई एक इत्तेफाक की बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं परसों शाम को आया हूँ, कल के दिन जेवर के लिए गया हूँ, जहाँ उन लोगों के मकान तोड़े गए, और आज आपके सामने समक्ष हूँ। ये जरूर हो सकता है कि हाँ, थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि हम मुद्दे नहीं उठाते। सवाल केवल दलित का नहीं है, मानवता का है। क्या हमने मनीषा वाल्मीकि के लिए आवाज़ नहीं उठाई? क्या हमने कुलदीप सेंगर कांड के लिए नहीं उठाई? समय की बात होती है। मैं पहाड़ों में था, नेटवर्क की भी इशू, लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलूंगा जिम्मेदारी पूर्वक कि हाँ, मुझसे थोड़ा विलंब हुआ है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। इसमें क्या सरकार है राजस्थान में इस वजह से? अगर राजस्थान में सरकार है तो आप जानते होंगे, अभी डॉक्टर अर्चना जी की मृत्यु हुई है, सुसाइड किया है। आप ही की बात आप ही के ऊपर दे रहा हूँ।
एक डॉक्टर जिन्होंने एक ही परिवार के 2 बच्चों को 3 साल पहले बचाया और अब प्रेगनेंसी में नहीं बचा पाया, वीडियो तो मैं उनका भी नहीं बना पाया दोस्तों। देखिए, हर एक पत्रकार, हर एक एक्टिविस्ट के पास सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है। मैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से गुजरात से सीधे कश्मीर और कश्मीर से सीधा अभी पहुंचा हूं। ये भी तो हो सकता था कि आज रात को मैं इसी विषय में बात करता। जी, की तरफ आपका झुकाव रहता है कांग्रेस की तरफ। चलिए, विशेष धन्यवाद आपका अगर आपको लगता है, क्योंकि पिछले दिनों कोई मुझे कह रहे थे कि आप तो केजरीवाल के साथ खड़े हैं, तो आप लोग पहले टॉस करके डिसाइड कर लीजिए कि मैं किसके साथ हूँ। जी जी। तो सर, एक तरफ सरकार कहती है कि विश्वगुरु बनाना भारत को, और इस प्रकार की जब घटनाएं आती तो लगता है विश्वगुरु बन जाएगा भारत में। देखिए, मैं एक बात आपको बोलूंगा पत्रकार महोदय, आप बात को समझें। 12वीं पास को जब आप शिक्षा मंत्री बना देते हो, बहुत कॉमन सी बात है, जो अपने हल्फनामे में ये कह देते कि मैं स्नातक हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, और बाद में उनको याद आता अरे मैं तो भूल गई, मैं तो 12वीं पास हूँ। आप समझ रहे हैं ना, शिक्षा मंत्री जिनके नीचे CBSE, ICSE, IITs, IIM सब इनकी मीटिंग होती है। अब आप समझ लीजिए, देश के सब प्रतिष्ठित स्थान अगर एक 12वीं पास मंत्री से मिले और फिर आप विश्वगुरु बनने की बात करेंगे। जब देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि तुम 12वीं के बाद इंटरमीडिएट कर लो, हम तुम्हें लैपटॉप दे देंगे, तो विश्वगुरु तो हम बन ही गए ना, और कितने गुरु बनने की जरूरत है? तो किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग? देखिए, पॉलिटिकली तौर पे अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं पत्रकार महोदय, तो मैं स्पष्ट तौर पे आपको एक बात बोलूंगा कि शायद हमारा अभी बहुत सारी चीज़ों में हम पीछे चले गए। हम हैप्पी इंडेक्स में श्रीलंका से पीछे चले गए। कोविड काल में बांग्लादेश ने इकोनॉमिकली हमसे ज़्यादा ग्रोथ कर ली। वो बांग्लादेश जो हमारे देश में से ही निकला हुआ एक हिस्सा है, आप समझिएगा। आज डॉलर के मुकाबले उनका जो पेमेंट है वो अब जा रहा है, और हम अब भी नीचे जा रहे हैं। गरीबी इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं, क्राइम के ग्राफ में हम ऊँचे जा रहे हैं, महंगाई में हम ऊँचे जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में हम ऊँचे जा रहे हैं। तो देश की दिशा तो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। पर मुझे एक बात लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो नागरिकता के ऊपर होती है। हमारे देश के नागरिक जो हैं शायद वो भी तैयार हो रहे हैं इस बात के लिए। आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत बड़े जो गलतफहमी लेके चल रहे हैं, हो सकता है 2024 में कुछ बहुत ही डिफरेंट हो। आप लोगों को मोदी की बुराई नजर आती है, अच्छाई भी कुछ किया है उन्होंने? नहीं, देखिए, मैंने मोदी जी को आज तक बुरा तो बोला ही नहीं है पत्रकार महोदय। मैं अभी भी अपने वाचन में उनको मोदी जी बोलता हूँ, पहली बात। रही बात, हम किसी पॉलिसी के अगेंस्ट अगर खड़े होते हैं तो ये हमारी गलती नहीं है। आज से जिस वक्त आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आज लाइफ सेविंग ड्रग्स का 11% रेट आज से बढ़ा। जनवरी 1 तारीख से रेडीमेड 5 से 12% बढ़ गए। स्कूल के कॉपी किताबें महंगी हो गई, आप समझिएगा, दवाइयाँ महंगी हो गई, लेकिन लोगों की आमदनी आज भी बढ़ी नहीं है। अगर इसका विरोध करना गलत है तो शायद ये गलत तो आप और हम आगे भी करते ही रहेंगे। सुल्ली बाई ऐप और सुल्ली डील के बारे में तो पता ही होगा, उन मुजरिमों को जमानत मिल गई है कहकर कि पहला जुर्म जिसका है उसके लिए सज़ा कम कर दी जाएगी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आजकल जिसकी सरकार, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये आप भी जान रहे हैं। ये बहुत सी बड़ा, अभी आप इतनी बड़े बात को तो लेकर आए एक ऐप की। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे अटैक हुआ है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के घर पे, और इतने बड़े एक सांसद है बीजेपी के युवा, और उनका ये कहना है कि हम बिल्कुल पैरामीटर्स में जा रहे थे, हम तो उनके घर में मिलने जा रहे थे। क्या बैरिकेड तोड़ना मिलना होता है? मिलने के लिए कोई 100-150 लोगों को लेके जाता है? क्या वो किसी इनविटेशन में थे? लेकिन CNRC में जो एक्टिविस्ट जो भी जेलों में आज बंद है, तो वो लोग तो पुराने मुजरिम तो थे नहीं, उनके खानदान वाले वो क्रिमिनल तो थे नहीं, तो फिर वो लोग अभी तक जेलों में बंद है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात बोलूँगा, आप केवल CNRC को ऐड करते हैं। मैं अभी कश्मीर से आया हूँ, पिछले 4 साल से कश्मीर का प्रेस क्लब बंद है। मेरे साथी पत्रकार भाई बंधु, आप सबसे एक अनुरोध है कि अब जर्नलिस्टों को कश्मीर में 3 साल से पुलिस से परमिशन लेनी होती है, फिर भी प्रेस क्लब नहीं खुला। अब आप एक बात बता दीजिए, जब मैंने या आपने अपनी पढ़ाई की थी तो क्या हम पुलिस से परमिशन लेने गए थे कि हमें BGMC करना है, हमें जर्नलिज्म करना है, हमें BTech करना है, तो क्या हम पुलिस से परमिशन लेते थे? इस वर्तमान सरकार में विशेष तौर पे 2014 से नई नई नीतियां बनी हैं। अभी आप देखिए, एक नया नीति जस्ट पास हुआ है, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि अगर आपने कोई जुर्म किया हो चाहे ना किया हो, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, आपके DNA, सब चीज़ आपको देने पड़ेंगे, और वो 15 साल तक डेटा स्टोर रहेगा। अगर आप निर्दोष हैं तो उसको डिलीट किया जाएगा। यानी कि अपने आप में बीजेपी एक तैयारी कर रही है कि कल को अगर मैं प्रोटेस्ट करने जाऊं 10 आदमी को लेके, आप समझ रहे हैं, तो 1 मिनट में पुलिस मुझे उठा सकती है केवल इस बात के लिए, और मुझे मुजरिमों के कैटेगरी में रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि DNA सैंपल, यूरिन सैंपल और बाकी जितने ब्लड सैंपल हैं, ये केवल क्रिमिनल्स के लिए जाते हैं, ना कि प्रोटेस्टर्स के। अब हमारा राइट टू प्रोटेस्ट भी रोका जा रहा है।